में हमने लास्ट क्लास में सर आपने हमें ग्राफ्स के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा दिया था। ग्राफ बिल्कुल बेसिक से समझना है अपने को। जितने अच्छे से अगर आपको ग्राफ समझ में आ गए तो आप कुछ कुछ क्वेश्चन के ग्राफ ड्रॉ करके ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपसे बहुत जनरल बात करता हूँ ग्राफ्स की। मैंने आपको खैर ग्राफ पे एक बार पूरा पढ़ा चुका हूँ, मैं वो भी डिस्कस कर लूंगा एक बार, लेकिन उससे पहले अब मैं एकदम बेसिक से ही बता रहा हूँ, तो आप लोग सब इधर ही ध्यान दो, है ना। तो जैसे कि हम अगर ग्राफ बनाए, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मैं बिल्कुल जनरल बातें पूछ रहा हूँ आपसे। जनरल बातों में क्या पूछना चाह रहा हूं मैं, जैसे कि इस पर मैंने एक ही लाइन ऐसी बना दी। अगर एक वाई एक्स ग्राफ पर ऐसी लाइन बनती है तो इससे आप क्या समझते हो दिमाग में? हम ये समझते हैं कि सर x में तो कंटिन्यू चेंज होता जा रहा है। देखो, तुम्हें कोऑर्डिनेट की ना थोड़ी सी फीलिंग लाना पड़ेगी। जैसे इस पॉइंट पे x ये होता है और y ये होता है ना, ये सब पढ़ा है हमने बचपन में। इस पॉइंट पे x ये होता है और y ये होता है। तो अगर हम यहां से यहां तक देखें तो y में कोई चेंज नहीं हो रहा, पर x में जरूर चेंज हो रहा है। फिर अगर मान लीजिए ग्राफ x और y में ऐसा होता, तो सर दोनों बढ़ रहे हैं, y में भी चेंज हो रहा है और x में भी चेंज हो रहा है, और यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है। ये यूनिफॉर्म चेंज का मतलब क्या होता है, ये इंटरवल और ये इंटरवल 2 का है तो अगला दूसरा इंटरवल भी 2 का होगा। ये 2 का है तो ये भी 2 का होगा, ये 1 का है तो ये भी 1 का होगा। तो यूनिफॉर्मली इंटरवल्स में चेंज हो रहा है y और x क्वांटिटी के। ठीक है, ये लाइनों को समझो, जो लाइनें बन रही है ना उनको समझो, दे आर मोर इंपॉर्टेंट। फिर क्योंकि अगर मैं अभी कुछ बोलूंगा वेलोसिटी वेलोसिटी तो तुम और कंफ्यूज होगे, तो अभी लाइनों को समझो। अभी तुम्हारा मकसद होना चाहिए जो मैं y और x पे लाइन, y और x तुम्हें बचपन से पता है कि x एक्सिस और y एक्सिस होती है, उन पर जो मैं लाइन बना रहा हूं ना उनको समझो अभी ध्यान से, क्योंकि मैं y और x को ही थोड़े टाइम बाद रिप्लेस करूंगा। फिर y एक्सिस और x एक्सिस पर मान लो एक ऐसा कर्व बन जाए। इस कर्व की क्या खूबी है? इस कर्व की खूबी ये है कि y भी बढ़ रहा है, x भी बढ़ रहा है, लेकिन इस बार y और x में बढ़ने का जो इंटरवल है वो यूनिफॉर्म नहीं है। सर आपको कैसे पता लग गया ऐसा? मुझे ऐसे पता लग गया कि ये वाला पॉइंट ले लेता हूं और एक ये वाला पॉइंट ले लेता हूं। ठीक है, ये दो पॉइंट ले लेता हूं मैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। ये वाले पॉइंट में x ये है। अब ये देखो, ये क्या है, डेल्टा वाई। अब यहाँ पर डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का इंटरवल सेम नहीं है। फिर अगर मान लो ये वाला पॉइंट लिया तो यहां से यहां तक में देखो अब y में कितना चेंज हो गया है। ये वाला डेल्टा y2 और डेल्टा x1 देखो, तो ये इंटरवल और ये इंटरवल देखो, ये इंटरवल और ये इंटरवल देखो, इरेगुलर है ना, या नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसे कहते हैं कि चेंज तो हो रहा है, y बढ़ रहा है x के बढ़ने से, लेकिन उनके जो बढ़ने का यूनिफॉर्मिटी नहीं है उनके बीच में। आई बात समझ में सबको? मैं भी सिर्फ ग्राफ पढ़ना सिखा रहा हूँ, हाँ ना बोलो यार। और वाकई में क्वेश्चंस में तुम्हें ग्राफ ही पढ़ने हैं। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। फिर इन कॉन्सेप्ट के बाद क्या आता है बेटा? इन कॉन्सेप्ट के बाद मैंने बताया था, इन कॉन्सेप्ट के बाद मैंने क्या बताया था आपको? सर आपने हमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप भी तो पढ़ाया है। ये लाइन ऐसी है, ये सब मैं बता चुका हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप पूरा पढ़ाया है मैंने। ये लाइन ऐसी है, ये लाइन ऐसी है। अभी सिर्फ स्लोप पे कमेंट करना। मैं तुमसे पूछ ही रहा हूँ वेलोसिटी कौन है, टेम्परेचर टाइम कौन है, कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y, ये x, ये y, ये x, ये y और ये x। स्लोप पे कमेंट करो। अगर हम स्लोप पे कमेंट करें तो स्लोप कैसे निकालते हैं? किसी भी कर्व पे पॉइंट मार्क कर लेते हैं और उस पॉइंट से ऐसी लाइन बनाते हैं और एंगल लिखते जाते हैं, थीटा, थीटा 2, थीटा 3। तो सर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, थीटा बढ़ रहा है, थीटा 3 बड़ा है थीटा 2, थीटा 1 से।
तो स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप को लिखते हैं dy बाई dx और इसको tan थीटा भी लिखते हैं। बोलो यार बच्चों, यहाँ पे क्या है, थीटा कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट बोलेंगे, यहाँ पे tan थीटा को भी कांस्टेंट बोलेंगे। ये सारी बातें हमने ग्राफ का जब चैप्टर पढ़ रहे थे और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे वहां पे हमने सीखी थी। यहाँ पर अगर देखें तो क्या हो रहा है सर, हर पॉइंट पे देखें ना तो स्लोप घट रहा है, तो यहाँ पे थीटा डिक्रीजिंग है और यहाँ पे थीटा 0 है। इतनी बातें हमने पढ़ी थी। और dy बाई dx क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है। अब यही सारे कॉन्सेप्ट का यूज करना है हमको किसमें, जब हम पढ़ेंगे ग्राफ फॉर मोशन, या मैं कहूँ वन डायमेंशनल मोशन के लिए जो ग्राफ पढ़ेंगे उनमें इन्हीं बातों का यूज करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कैसे यूज करना है, जो अभी तक मैंने पढ़ाया तुम्हें और जो आज पढ़ाऊंगा इनको मैं रिलेट करूंगा, तो ध्यान देना तुम लोग, है ना। जैसे कि मैंने एक लाइन बना दी, एक्स टी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ, है ना। कौन सा ग्राफ यार, क्या हो गया इसमें, बोलो जल्दी। छोड़ो, क्लियर है ना, ये तो बेसिक है यार। चलो, हाँ, अब एक्स टी ग्राफ को मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहता हूं, अरे ये क्या हो गया, एक्स टी ग्राफ को मैं क्या कहता हूं, डिस्प्लेसमेंट। एक्स टी ग्राफ को मैंने नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट, वीटी ग्राफ को मैंने नाम दे दिया, इसको नाम देते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसको नाम देते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसको नाम देते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। देखो, क्योंकि तुम्हें इन रिलेशंस का यूज बहुत अच्छे से पता है, dx अपॉन dt कल भी पढ़ाया था मैंने, dv बाई dt, ये v होता है, ये a होता है ना। तो इसीलिए मैं बार बार इंसिस्ट करता हूं कि 90% सवाल इन्हीं पर आते हैं। तो ये तीन ग्राफ इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ग्राफ तो किसी भी चीज के बीच में बन सकता है ना। हो सकता है एक ग्राफ वो बना दे एग्जामिनर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में, एक ग्राफ बना दे वो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। वहां का यूज स्पेसिफिक क्वेश्चन बेस्ड यूज है जो कि मैं सिखाऊंगा, लेकिन मैं पहले जो ये तीन इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं इनकी जनरल बातें बता रहा हूं, है ना। तो जब मैं पढ़ाऊं तो बीच बीच में ये मत कहना कि सर एक्सेलरेशन वेलोसिटी ग्राफ भी तो बन सकता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी तो बन सकता है। बनने को तो किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में ग्राफ बन सकता है, शर्त ये है कि तुम्हें उसका फॉर्मूला और रिलेशन पता होना चाहिए, फिर तो ग्राफ कोई भी बना ले। आई ना बात समझ में बच्चों। चलो, तो अपन समझते हैं, जैसे कि एक्सटी ग्राफ पर तुम्हारे दिमाग में क्या बत्ती जलती है अगर एक्सटी ग्राफ पर ये लाइन बन जाए तो। सर अगर हम देखें तो टाइम के साथ पोजीशन फिक्स है। अगर मान लीजिए ये एक्स की वैल्यू 2 थी तो बॉडी ना 2 पर ही खड़ी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही। वीटी ग्राफ पर ऐसी लाइन बन जाए तो तुम्हारे को तो जवाब देना है। देखो, जो तुम्हें पढ़ के समझ में आए बिल्कुल टाइम से सही सही जवाब दो। मैं तुमसे जब स्लोप पूछूं तब वेलोसिटी बताना, अभी जब मैं जो पूछ रहा हूं जो तुम्हें लाइन देख के समझ में आ रहा है वो बताना। वेलोसिटी ग्राफ पे सीधी लाइन बन जाए तो, अरे सर टाइम के साथ तो वेलोसिटी बढ़ नहीं रही, तो क्या हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट ग्राफ। वेलोसिटी फिक्स है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। टाइम भले ही से लगता जाए, सुबह से शाम हो जाए, लेकिन वो चलेगा कितने से ही, 2 मीटर पर सेकंड। यहां पर ऐसी लाइन बन जाए तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। सब बच्चे देखो जवाब दो, इट इज मोर अबाउट पार्टिसिपेशन, मुझे नहीं सीखना है, मैं तुमसे सीख नहीं रहा हूं।
तुम मुझसे सीख रहे हो, तुम सबको जवाब देना चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे कीपैड पे हाथ होना चाहिए और फटाफट जवाब आना चाहिए कि अरे ग्राफ है इसमें तो ये आंसर होगा। आप जितना पार्टिसिपेट करोगे मेरे साथ उतना जल्दी सीख पाओगे और उतना आपके लिए फ्रेंडली रहेगा, और बैठे रहोगे तो नींद आएगी, है ना। तो हमने तीनों ग्राफ में क्या देखा कि टाइम बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर पोजीशन कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है और यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। अब इसके बाद में क्या हुआ, मान लो अगर मैं ऐसी लाइन बना देता, चलो पहले इन पे स्लोप डिस्कस कर लेते हैं अपन। सर हर ग्राफ का स्लोप होता है टेन थीटा इक्वल टू स्लोप बोलते हैं एम। कमेंट करो यहाँ पर थीटा कैसा है, ब्लैक वाली लाइन थीटा कैसा है, 0 डिग्री, तीनों में ही 0 डिग्री है, कुछ सोचना ही नहीं है। अच्छा, तीनों में 0 डिग्री है तो इससे क्या फायदा मिल गया सर जीरो पढ़ाने से, आपने कौन सी बड़ी बात पढ़ा दी। तो बेटा एक्स की ग्राफ का स्लोप क्या होगा, एक्स की ग्राफ का स्लोप क्या होगा सर, स्लोप तो dx बाय dy बाय dx होता था, यहाँ पे हो जाएगा dx बाय dt, स्लोप m टेन थीटा। बोलो यार यही होगा। तो यहाँ पर तुम देखो ग्राफ पढ़कर कह सकते हो ना कि इसको ही तो हम वेलोसिटी बोलते थे, देखो यहाँ लिखा है, तो यहाँ ग्राफ पढ़ के ही कह सकते हो ना वेलोसिटी जीरो। तुमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, सिर्फ तुमने देखा ध्यान से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कीपैड पे हाथ रखो, बस मुझे जवाब देते जाओ और देखते जाओ चीजों को। यहाँ पर क्या लिखोगे सर, यहाँ पर स्लोप लिखेंगे dv बाई dt, जो कि होता है स्लोप m टेन थीटा, और सर dv बाई dt तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ाया था एक्सिलरेशन, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। ये सब लिखा है ना हमने कॉपी में, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ एक बार और कनेक्ट हो जाए। थ्योरी सारी लिख रखी है ना हमने, हाँ ना तो बोलो। ठीक है, एक एक लेक्चर हो गया था जिसमें मैंने थ्योरी व्योरी सब करा दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी तुम ग्राफ देखकर बोल सकते हो ना एक्सेलरेशन तो जीरो है भैया, कुछ भी हो जाए। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो स्लोप होता है वो dA अपॉन dt होता है, इसको स्लोप बोलते हैं, इसको टेन थीटा बोलते हैं, इसी को m बोलते हैं। लेकिन ये जो फिजिकल क्वांटिटी बताता है उसका नाम है जर्क। क्या नाम है, जर्क। हालांकि 11वीं के फिजिक्स में इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, तुम्हें अगर नाम याद रखना है तो रख लो, कभी किसी के सामने होशियारी मारनी पड़े तो बोल देना, लेकिन 11वीं के फिजिक्स में इसका आईआईटी लेवल तक पे भी कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। तो इसके कोई हमको कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी पता नहीं है, यहां तक की बात हो गई। अच्छा, अब बनाते हैं हम नीली लाइन। अगर लाइन ऐसी बन जाए तीनों ग्राफ पे, एक एक करके कमेंट करना, तीनों ग्राफ पे लाइन ऐसी बन गई, पहले वाले पे बताओ एक्सटी ग्राफ पे, सिर्फ पहले वाले पे बताओ एक्सटी ग्राफ पे क्या हो रहा है। सर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे थीटा जो एक बार फिक्स हो गया ना वो फिक्स हो गया, क्योंकि लाइन के लिए आपने पढ़ा रखा है स्लोप कांस्टेंट होता है, एक्स और टी कांस्टेंट है, थीटा कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो वी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ये हमने यहाँ से डिराइव कर ली बात। बोलो, और v कांस्टेंट हो गया तो ऐसा मोशन तो सर आपने पढ़ाया है हमको, डेफिनेशन लिखवाई थी यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को ही अंग्रेजों ने क्या नाम दिया था, यूनिफॉर्म मोशन को ही अंग्रेजों ने क्या नाम दिया था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन, v कांस्टेंट वाला मोशन, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, वेलोसिटी कांस्टेंट वाला मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ काफी, फिर वो हौच पौच हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गए हम यहाँ तक की कहानी। अब वीटी ग्राफ पे आओ, वीटी ग्राफ पे आओ। वीटी ग्राफ पे नीली लाइन क्या बताती है, अरे थीटा तो कांस्टेंट है यहाँ भी, एक बार जो 30 डिग्री बन गया, मान लो ये लाइन 30 डिग्री पे बन गई, तो लाइन पे कहीं भी चलो 30 डिग्री मिलना है, कोई सा भी पॉइंट देख लो, हर जगह 30 डिग्री, तो हम क्या कहेंगे, थीटा तो हो गया कांस्टेंट, और थीटा कांस्टेंट है, अच्छा थीटा कांस्टेंट है, थीटा से एक्सेलरेशन मिलता है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। अरे एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाले तो कल ही क्वेश्चन कर रहे थे तुम लोग, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है ये।
अभी मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इन ग्राफ पे लाइन बना रहा हूं, संयम है ना। तो अभी मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूं चीजों को, कनेक्ट करने के लिए तुम करोगे कनेक्ट, अब अभी मैं सिखा रहा हूं, तुम लोग करना कनेक्ट। यहां पर ऐसी लाइन क्या बताएगी, यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इट इज यहां पर थीटा कांस्टेंट है, मतलब कि जर्क कांस्टेंट है। आई ना बात समझ में। एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, क्या बोलोगे यहां पर, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, लेकिन जो बढ़ने का तरीका है वो ऐसा नहीं कि कुछ भी हो गया एकदम, सेम रेट से बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा हो रहा है। इतनी कहानी समझे। यहाँ पे जो ये काली वाली लाइन होगी ना, देखो तुमने ही लिखा है ए कांस्टेंट, इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आई क्या बात समझ में बच्चों। अगर ये बात आई समझ में, यहां तक की कहानी आई समझ में, तो हम तीसरा ग्राफ बनाते हैं जो कि ऐसी लाइन है, एक कर्व बना लेते हैं अपन, डार्क कलर ले लेते हैं। जो कि ऐसी लाइन है यहाँ पे, इस पे तो खैर जाने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी चले जाओ चलो। अब इससे क्या समझ में आता है, पहला वाला एक्सटी ग्राफ। सर अगर ना हम कहें तो अभी हमको पता नहीं है कि ये ग्राफ पैराबोला है या नहीं है, अभी कुछ भी नहीं पता है हमें। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पे एक्सटी ग्राफ में एक बात पता है कि थीटा इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी विल नॉट बी कांस्टेंट, थीटा बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, इतनी बात हमें 100% पता है। अगर इत्तेफाक से वो ऐसा कह दे कि इट इज 2 डिग्री और पैराबोलिक कर्व, तो तुम बोल सकते हो कि हाँ यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आई क्या इतनी बात समझ में, हर किसी को बोलो ना यार। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मैं ये वाला पार्ट हाइड कर दूं, कौन सा वाला पार्ट हाइड कर रहा हूं मैं, ये वाला पार्ट हाइड कर देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। अभी कुछ नहीं पता तुम्हें, पैराबोला वैराबोला क्या है कुछ नहीं पता, तो यहां पर एक्सेलरेशन के लिए कमेंट करो, इस लाइन के लिए एक्सेलरेशन कैसा होगा। वेलोसिटी तो बढ़ रही है क्योंकि थीटा बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन, सर कुछ हो नहीं हो वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट नहीं है, साफ लिखेंगे हम एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। हम कमेंट नहीं कर सकते अभी कांस्टेंट है कि नहीं है, हो सकता है हो भी नहीं भी हो। लेकिन सर एक बात तो जो हम 100% बोल सकते हैं ना, वो क्या है, एक बात जो कि हम 100% बोल सकते हैं वो है कि एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। इसके लिए तो हम बिल्कुल श्योर हैं कि एक्सेलरेशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म भी नहीं बोल सकते बेटा। अगर वो कह दे ये 2 डिग्री पैराबोला है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया ना। तो जो तुम एक बात एक्सेलरेशन के बारे में बोल सकते हो, निधि बिल्कुल सही कह रही हो, जो तुम एक बात एक्सेलरेशन के बारे में बोल सकते हो वो बस ये कह सकते हो कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। 100% श्योर है हम, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। बोलो यार। हाँ अगर वो कह दे ऐसा कि इट इज अ 2 डिग्री कर्व और पैराबोला, तो तुम बड़े 110% श्योर हो जाना और चिल्ला देना कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या हर बच्चे को ये बात समझ में आ गई है।
अच्छा, अब कभी कभी देखो, सुनो मेरी बात, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। गुड, वेरी गुड। कभी कभी, कभी कभी वो थोड़ा सा घुमाता है। कैसे घुमाता है? वो 2 डिग्री और पैराबोला ना बोलते हुए कह देता है कि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो ए कांस्टेंट होगा, तभी तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ए बदलता रहता, या ए पर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन या अपोजिट टू द मोशन नहीं होता, तो कर्व स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बनता ना। पढ़ा है ना हमने? अरे यार, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कभी कभी वो ऐसा कह दे अ स्ट्रेट लाइन मोशन इज टेकिंग प्लेस, और एक्सटी ग्राफ दे दे, तो भी एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। क्यों होगा कांस्टेंट? क्योंकि पत्थर, मैं पत्थर से समझा रहा हूं, तुम दूसरे एग्जांपल भी ले सकते हो। पत्थर ऊपर जाए तो एक्सेलरेशन अपोजिट है मोशन के, और पत्थर नीचे आए तो एक्सेलरेशन साथ में है मोशन के। लेकिन इन दोनों केस में एक्सेलरेशन का एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री है। सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है। किसको चेंज कर सकता है? मैग्नीट्यूड को। पाथ में कोई चेंज नहीं ला सकता। आई बात समझ में हर कोई को? ठीक है, अब इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, सेकंड वाले पे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसा कर्व क्या बताएगा? पिंक कलर की जो लाइन बनाई है मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये क्या बता रही है? सर, हर पॉइंट पे अगर हम ऐसा स्लोप बनाए ना, तो हमको एक बात तो पक्की श्योर हो गए हम कि एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट एंड इट इज इंक्रीजिंग, क्योंकि थीटा इज नॉट कांस्टेंट एंड थीटा इज इंक्रीजिंग। बोलो। बिल्कुल तन्मय, सही कह रहे हो। साथ ही साथ वेलोसिटी टाइम तो बढ़ ही रहा है। ए इज नॉट कांस्टेंट, और हाँ, वर्निका बिल्कुल सही बात है, और ए पॉजिटिव होगा। ए पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। इतना कमेंट ग्राफ पढ़ के कर सकते हो ना? हर किसी को इतनी कहानी समझ में आई? ठीक है। स्लोप इज पॉजिटिव, बिल्कुल बोला ना बेटा, स्लोप पॉजिटिव है तभी थीटा पॉजिटिव है, और ए पॉजिटिव बोला अपन ने, ईशान महाजन। ठीक है, चलिए। सकते हो, यहाँ पे तो आप 100% श्योर होकर कह सकते हो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, क्योंकि एक्सिलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इट इज वेरिएबल। क्या कह सकते हो? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, क्योंकि एक्सिलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इट इज वेरिएबल। ठीक है, इतनी पंचायत ग्राफ की समझ में आई? इसको लिख लो। देखो, मैं एक बात समझाता हूँ। कौन सा ले लें? देखो इधर सुनो, यहाँ पे पैराबोलिक होने का सिग्निफिकेंस क्या है? वाई पैराबोलिक हैज सिग्निफिकेंस इन दिस पार्ट? पैराबोलिक का सिग्निफिकेंस इसीलिए क्योंकि तुम्हारे पास एक इक्वेशन होती है, h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पढ़ते हो ना ये इक्वेशन? तो बेटा इस इक्वेशन में h और t पैराबोलिक रिलेशन से, डिस्प्लेसमेंट और टाइम जो है पैराबोलिक रिलेशन से कनेक्टेड है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम पैराबोलिक रिलेशन से कनेक्टेड है। तू कहीं भी मुझे वेलोसिटी और टाइम पैराबोलिक रिलेशन से कनेक्टेड है ऐसा बता, और वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट की इक्वेशन हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो यहां पर अगर वो बोल भी दे कि ये पैराबोला है तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तुम कभी मत कहना कि ए कांस्टेंट होगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आई ना बात समझ में सबको? यहाँ पे अगर वो कह दे इस कर्व में कि ये पैराबोला है, तो ए कांस्टेंट होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर हुआ ना? हाँ निधि सही कह रही है। समझ गए बच्चों इतना? अब जो नेक्स्ट हमें देखना है, हम ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं स्लोप निकालने की, क्योंकि आती है आप लोगों को सबको स्लोप निकालना, लेकिन एक बार और सीख लेते हैं। देखो, ये एक्स टी ग्राफ है, इस पर एक लाइन ऐसी बनी है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2,1, और इसके ऐसे देता है वो कोऑर्डिनेट 4 मीटर
और 5 सेकेंड्स। यहाँ पे क्या होगा, 0,1 होगा, सॉरी 0,1। जरा मुझे इसका स्लोप बताना। बाकी ये तो लिखो पहले, फिर ये कंप्लीट करो। हाँ निधि 2 मिनट रुक जा। खत्म हो गई आज कॉपी? पहले ही हो जाना थी थोड़ी। वेक्टर में हो जाती है वैसे बच्चों की पहली कॉपी, जो बच्चे बनाते हैं वो वेक्टर में खत्म हो जाती है। हाँ मतलब नहीं भी याद रहेगा ना डी ए बाई डी टी तन्मय तो चलेगा। वेक्टर में कॉपी खत्म हो जाती है। चलो सब बच्चे मेरे को स्लोप बताओ इस क्वेश्चन में, या इसका स्लोप क्या देगा पहले तो, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, दोनों बताओ जल्दी से। यस बिल्कुल। सर इसका स्लोप ना हमको वेलोसिटी देने वाला है, ऐसा तुम्हें कैसे पता लग गया? क्योंकि सर ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या देने वाला है, वेलोसिटी। अच्छा बढ़िया, बड़ा मजा आया सुन के। मैग्नीट्यूड बताओ वेलोसिटी का कितना होगा, सभी लोग बताओ। देखो चलो अब देखो स्लोप कैसे निकालते हैं, बहुत बेसिक तरीका है, तुम लोग भूल गए हो। ये थीटा होता है, टेन थीटा को ही स्लोप कहते हैं ना। तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो तुम्हें पता है। बेस कितनी है, 0 से लेके 5 सेकंड तक की है। परपेंडिकुलर कितना है, 4 से लेके 1 सेकंड तक का है। 4 से लेके 1 तो 4 - 1, 3 सेकंड का है। तो x अपॉन टी तो लिखना है तुम्हें, x कितना है, x2 माइनस, बेसिकली फॉर्मूला क्या बना दिया तुमने यहाँ से, तुमने फॉर्मूला बना दिया v बराबर x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1, ये फॉर्मूला बना दिया। t1 तुम्हारा 0 है, x2 तुम्हारा 4 है, x1 तुम्हारा 1 है, t2 तुम्हारा 5 है, और ये 0 है। 3/5, 3/5 इज द वेलोसिटी, 3/5 इज द वेलोसिटी। बोलो क्लियर है? तो स्लोप निकालना आया सभी को, ऐसे अगर क्वेश्चन आएगा तो करोगे। अब यहाँ पे वो वेलोसिटी दे देता तो वेलोसिटी टाइम के लिए ये बोल देते कि ये एक्सेलरेशन है, हालांकि मैं अभी उसमें नहीं घुस रहा, पर ये ऐसे कर लेते ना। चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ मेरे को जरा। एक्स टी ग्राफ है, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर स्लोप बताओ। और पॉइंट बी पर स्लोप क्या होगा, जल्दी से। एक्स टी ग्राफ है।
और ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देगा ये भी बताना। एट पॉइंट ए समझ में आया? अच्छा, अब ऐसे ही अगर बेटा मैं निकालूं वेलोसिटी एट पॉइंट बी, टेन थीटा टू के लिए काम कर लेते हैं अपन, टेन थीटा टू के लिए, तो परपेंडिकुलर ये, अब परपेंडिकुलर ध्यान से देखो, अब ये वाला ट्राइंगल है, अगर ये वाला ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 5 - 3, कितना हो जाएगा 5 - 3, क्योंकि हम 3 पर ही रुक गए, डिवाइडेड बाय 6 - 3, तो ये कितना हो गया 2/3। तो इस पर कहीं भी खड़े हो जाए सर हम, तो क्या आएगी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज 2/3 मीटर पर सेकेंड। समझे सभी लोग? कहाँ आ रही है? हाँ मतलब तुम वो डायरेक्शन, हाँ। अब देखो यहाँ पे एक और काम की बात, अगर मैं पूछूं एक्सप्लेन वेलोसिटी विद डायरेक्शन, तो यहाँ पर तो क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, समझ में ही आती है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, ये थोड़ी लेंगे, तो थीटा टू हमने समझने के लिए लिया है, हम बनाते तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है ना, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बनाते हैं तो थीटा थ्री तो ये होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, सुन तो ले मेरी बात, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, थीटा थ्री 90 से बड़ा है, तो टेन थीटा थ्री जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है सर, अगर हम ध्यान से देखें ना, तो यहाँ पर हो रहा है रिटार्डेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर हो रहा है एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कैसी है, स्लोप की पॉजिटिव वैल्यू है। समझ में आई इतनी बात? मैं भी डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा बेटा, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो मुझे। सॉरी, टेन थीटा है तो वेलोसिटी बोलेंगे, मैं एक्स टी पढ़ लिया था, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा करेक्शन है, एक्स टी ग्राफ है ना, तो वेलोसिटी बोलेंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है और यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है। हाँ हाँ, वो मेरा ध्यान नहीं था, तो मैंने वेलोसिटी की जगह, डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी पढ़ लिया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करें, तुम्हें सिर्फ ग्राफ पढ़ना सीखना है, देखो बातें तो तुम्हें पता ही है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, है ना, उसमें फिर से समझते हैं, चलो। तन्मय अब एक बार में देख लेना बेटा, है ना, मैं बार बार नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, मतलब इतना आसान नहीं होता कि पूरी क्लास में एक ही बच्चे की चीज पूरा पूरा क्वेश्चन बार बार रिपीट होना, तुम एक बार में चीजों को समझने की आदत डालो। एक्स टी ग्राफ, एक्स टी तो पॉसिबल नहीं है, वीटी बनाते हैं, बहुत देर हो गई एक्स टी पढ़ते पढ़ते, वीटी ग्राफ। चलो कमेंट करो फटाफट, ए पॉइंट पर क्या हो रहा है, बी पॉइंट पर क्या हो रहा है, और सी पॉइंट पर क्या हो रहा है, जो जो तुम पता कर सकते हो अपनी कॉपी में लिख लो, फिर जब मैं डिस्कस करूंगा तो मुझे बताते जाना, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट जल्दी। सीखा, अब सुनो मेरी बात, सुनो सुनो इधर देखो, यहां से यहां तक में अगर हम देखें, तो हम तो सर थीटा लिखेंगे, क्योंकि आपने अभी पढ़ाया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वो एक्सेलरेशन देता है। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अब याद रखना है तुमको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। तो सर यहाँ से यहाँ तक में देखें तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये हाइट हो गई 3 और ये हो गया
ऐसे लिखते हैं, देखो फाइनल माइनस इनिशियल, तो एक्सेलरेशन एट ए पॉइंट, फाइनल पॉइंट क्या है अपना, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख लो 6,2, और इनिशियल पॉइंट क्या है अपना 1,3, मैं क्या लिख रहा हूँ 1,3, और यहाँ पर होगा 2,6। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 6 - 3 फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये कितना आया 3/1। तो ए पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन आया है वो कितना आया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन इन पूरे पॉइंट पर क्या होने वाला है, कांस्टेंट। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन वो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और वाकई में वेलोसिटी 3 से 6 हो भी गई है। हाँ ना, एक्सेलरेशन 3 है, लिखा तो है। चलिए, इतना समझे। अब इससे आगे चलते हैं, तो ये वाला पॉइंट देखो, ये वाली लाइन पे क्या हो रहा है बेटा, ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, मतलब कि स्लोप जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो हुआ है लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब यहाँ पर 6 था तो यहाँ पर भी क्या होगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज 6 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी इज जीरो। तन्मय समझ में आ रहा है, यहाँ तक कहानी समझ गए सब लोग। अब इससे नीचे चलें, यहाँ पे तो ये इनिशियल पॉइंट बन गया और ये फाइनल पॉइंट बन गया। अब यहाँ पर स्लोप लिखना है एक्सेलरेशन एट पॉइंट सी, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, यही फॉर्मूला लगाएंगे, इसी को हम स्लोप बोलते थे। फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4,3, और इसके हो जाएंगे 3,6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फाइनल पॉइंट पे लिखेंगे, फाइनल पॉइंट पे लिखेंगे वेलोसिटी हो गई है 3 - 6 अपॉन में टाइम क्या है अपना, टाइम है अपना फाइनल टाइम है 4 - 3, तो ये आ रहा है -3। तो एक्सेलरेशन एट पॉइंट सी कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हो रहा है रिटार्डेशन, मतलब कि एक्सेलरेशन मतलब वैल्यू तो कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है, और वेलोसिटी घट रही है। और अगर जो बच्चा ये नहीं करना चाहता है तो वो ऐसे भी कह सकता है कि सर यहाँ पर आप ये एंगल देखो, एंगल कैसा है, एंगल 90 से बड़ा है, और जब जब एंगल 90 से बड़ा होता है स्लोप नेगेटिव आता है, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे स्लोप नेगेटिव आ जाए तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, जिसे अंग्रेजों ने रिटार्डेशन बोलना सिखाया था। अब कहानी समझ में आई क्या सर, अब तो हमको ग्राफ पढ़ना आ गए एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब इससे मैं थोड़ा और आगे चलूंगा। एक और बात थी जो मैंने पढ़ाई थी लास्ट क्लास में, सुनो मेरी बात, पहले सुन तो लो। एक और बात थी जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ में क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से डिराइव है, इंटीग्रेशन से। कैसे डिराइव है, आप लिखते थे y dx इंटीग्रेशन, तो जो आप इंटीग्रेशन y dx लिखते थे ये क्या होता था, एरिया बिटवीन y एंड x एक्सिस, जो भी ग्राफ बनाए, जैसे y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और मान लो कोई ग्राफ ऐसा बन गया, अगर ऐसा बन गया तो ये सब जो इसके बीच में आपने तो ये छोटा सा एलिमेंट लिया dx, अब ऐसे बहुत सारे जोड़ दोगे तो ये पूरा क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर द ग्राफ। तो मैं अगर आज के बाद तुम्हें अंडर द ग्राफ का मतलब समझाऊं तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे समझना कि ये जो लाइन बनी है इस लाइन के नीचे का पूरा एरिया, अगर ये लाइन ऐसी बनी होती
तो इस लाइन के नीचे का पूरा एरिया। अगर ये लाइन ऐसी बनी होती तो इस लाइन के नीचे का पूरा एरिया। ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ इसको बोलते हैं। अच्छा, अगर इसको एरिया अंडर द ग्राफ बोलते हैं तो कुछ स्पेशल बातें जो कि अपने को याद रखनी है। क्या है वो स्पेशल बातें? देखो, मैं बनाता हूं एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ। मान लो कुछ ऐसा एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बना। अभी वो वाली कैटेगरी मत करो, मैं वैसे ना न्यूमेरिकल में समझा दूंगा वो कॉन्सेप्ट। देखो, तो इसके लिए अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट लूं dt, क्या लूं मैं? एक बहुत छोटी सी वैल्यू ले रहा हूं dt। a इंटू डी टी करके इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मिल जाएगा? प्रांजलि जवाब देना, क्या मिल जाएगा? सर अगर आप इसे इंटीग्रेट कर दोगे तो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? प्रांजलि का जवाब नहीं आया। चेंज इन वेलोसिटी। क्या मिल जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं मिलता बेटा, चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। तुम इंटीग्रेट करोगे तो आएगा ना v माइनस यू बराबर 80। तो v माइनस यू इज द चेंज। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। अब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी में 99% सवालों में है ना u जीरो होता है, तो बच्चे क्या रट लेते हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ वेलोसिटी देता है। अरे एरिया अंडर द ग्राफ वेलोसिटी नहीं होता है, एरिया अंडर द ग्राफ इन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विथ टाइम। अथर्व, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विथ टाइम। चलो नेक्स्ट देखो, अगर यहां पर बना हो वीटी ग्राफ, क्या बना हो? वीटी ग्राफ। अभी लिख लेना तुम लोग। अब अगर ये वीटी ग्राफ ऐसा बन गया, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया dt, मैं इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेशन वी dt। ये क्या देता है? dx। v बराबर u प्लस एटी होती है ना इक्वेशन। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नहीं, देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा चेंज इन पोजीशन। x फाइनल माइनस x इनिशियल लिखोगे ना, तो फाइनल इज द पोजीशन, इनिशियल इज द पोजीशन। तो ये देता है चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन को ही अंग्रेजों ने नाम दिया है डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, यहीं पर और काम की बात। एरिया अंडर वीटी ग्राफ से, एरिया अंडर वीटी ग्राफ से मैं डिस्टेंस भी निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकते हो? मान लो ग्राफ ऐसा बना है, ठीक है, बात सुनो। तुम्हें इंटीग्रेट नहीं करना है, तुम्हें तो ग्राफ के अंदर का एरिया निकालना है और काम करना है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा दिया। कॉन्सेप्ट कहां से आया उसके लिए मैं इंटीग्रेशन से क्लियर कर रहा हूं इस बात को, ठीक है? कंफ्यूज मत हो, साइन कन्वेंशन का यूज करो ऐसे में। ऑल द एरिया जो कि टाइम के अबव है, टाइम के अबव जितना भी एरिया है ना, टाइम के अबव जितना भी एरिया है उसको पॉजिटिव मानो और इसको नेगेटिव मानो। ए, बी और सी, ठीक है? तो प्लस ए माइनस बी प्लस सी, अगर ऐसे लिखोगे, प्लस ए मतलब क्या हो गया? मान लो ये 20 देता, ये 30 रहता और ये 10 रहता, तो साइन कन्वेंशन के साथ लिखोगे तो इट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। और सभी को प्लस लिख दोगे, एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी प्लस एरिया ऑफ सी, तो इट विल गिव यू डिस्टेंस। अरे बच्चों हाँ ना बोलो, क्लियर हुआ इतना अच्छे से? इस बात को भी, जो पन्ने पे तुमने पहले ग्राफ बनाया था ना, सुनो मेरी बात, तुमने जिस पन्ने पे वो 3 ग्राफ बनाए थे उन्हीं के पीछे इसको भी लिख लो या उसी के साथ इसको भी लिख लो, तो एक ही पन्ने पे तुम्हारे 80% ग्राफ के सवाल की बातें लिखी हुई है। एक और बात 2 मिनट रुको, एक और बात। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की,
तो x इंटू डी टी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन नहीं करता, तो एरिया अंडर xt ग्राफ गिव्स नो फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो xt ग्राफ के अंदर का एरिया हमें कुछ भी नहीं देता। लिख लो एक बार, तो क्या होगा कि एक ही बार में सारे नोट्स तुमको दिखने लगेंगे। ठीक है, लिख लो। जब तुम ग्राफ वाला पन्ना खोलोगे ना, तुम्हें सारी बातें समझ में आने लगेंगी। देखो, इन ग्राफ में अगर पॉजिटिव नेगेटिव दिया हो और पूछ ले एवरेज स्पीड, क्या पूछ ले? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए घबराने का नहीं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ग्राफ से टाइम पढ़ लो, ये वीटी ग्राफ दिया है, और इन सारे एरिया को प्लस कर दो, आ गई एवरेज स्पीड। अगर वो तुमसे कह दे एवरेज वेलोसिटी, तो प्लस माइनस प्लस करके टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लो और टाइम से डिवाइड कर दो, तो एवरेज वेलोसिटी निकाल लोगे। ठीक है, आई ना मेरी बात समझ में सभी को? हाँ, टाइम दूंगा, अभी रुक जाओ। अच्छा, अब बिगनर बॉक्स 5, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तुमसे तीनों हो जाएंगे। ईमानदारी से जो मैंने आज लिखवाया है उसको ढंग से करना, और मॉड्यूल के अभी क्वेश्चन नहीं करना है। संस्कार टाइम के साथ ही समझ में आएगा, थोड़ा रुक जाओ। परसों की क्लास तक तुमसे एक्सरसाइज 1 के भी सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे बिना सॉल्यूशन देखे। इतना समझ गए? ये 3 क्वेश्चन होमवर्क हैं, इसके आगे आप चाहो तो बिगनर बॉक्स 5 का 4th क्वेश्चन भी कर सकते हो, लेकिन हाँ 4th भी हो जाएगा, है ना? अब जिनका छूटा हुआ है वो लिख लो। ठीक है, तो हम आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास।